बूढ़े माँ बाप ने बेटे बहू को सबक सिखाया। बहू रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। मन में अगर लालच हो तो रिश्ते कभी खराब नहीं होते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और हमने जो संस्कार अपने बच्चों को दिए वे हमारे साथ धोखे की सोच भी नहीं सकते। हमारी देखभाल करने में हमारे बच्चों को सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा गौरव, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अगर बुढ़ापे में हमारी वजह से तुम्हारा खर्च ज़्यादा हुआ तो क्या तुम लोग हमें छोड़ दोगे? सुजाता जी अपने बेटे बहू से कहती हैं। गौरव बेटा बोलो माँ, ये कैसी बात कर रही हैं? जो कुछ आपका है वो मेरा है और जो कुछ मेरा है वे आपका ही तो है। फिर मैं आपको बीमार छोड़कर कैसे रह सकता हूँ? आपने अपने समय में दादी और दादाजी की सेवा की थी तो मैं और आपकी बहू भी आपकी खूब सेवा करेंगे। आप चिंता मत करो। गौरव के पिता भुवन बाबू बोले। सुजाता, समय का चक्र कब क्या दिखाएगा कोई नहीं जानता। जरूरी नहीं है जो तुमने अपने सास ससुर के साथ किया बदले में वही तुम्हें मिले। हाँ, वो तो अच्छा है कि बेटा हमारा समझदार है। वैसे जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारा बोझ मैं तुम्हारे बेटे पर नहीं आने दूंगा। तुम चिंता मत करो, बस तुम साहस बनाए रखना। गौरव बोला, पापा ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मेरे लिए बोझ नहीं। अब क्या करूँ? गांव में मैं रह नहीं सकता क्योंकि शहर की नौकरी, वहाँ का जीवन ये नहीं मिल पाएगा। और अगर आप लोगों को ले जाता हूँ तो ज़मीन, घर और खेती किसके भरोसे आप छोड़ोगे? बस यही कारण है कि मैं शहर में रहता हूँ और आप यहाँ चलिए, हाथ पैर धोकर खाने पर मिलता हूँ। इतना कहकर वे अपने कमरे की ओर चला गया। दूर खड़ी गौरव की पत्नी नीमा सब सुन रही थी। जैसे ही गौरव कमरे में आया नीमा बोली, बहुत श्रवण कुमार बने फिरते हो। याद रखना, मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं आपकी बूढ़ी माँ की सेवा करके अपनी ज़िंदगी खराब करूँगी। अगर वे कहते कि मुझे शहर ले चलो तो क्या आप उन्हें शहर ले आएंगे? गौरव बोला, ज़रा धीरे बोलो, अगर बाबूजी या माँ ने सुन लिया तो इतने दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। नीमा बोली, सोचा है कभी अगर आपके बाबूजी शहर चले आए और सोफे पर लुंगी पहनकर पैर ऊपर करके बैठ जाएंगे और आपकी माँ चाय प्लेट में डालकर आवाज़ करके पिएंगी तो हे भगवान, सोचकर ही उल्टी आती है। आपके कहने पर मैं यहाँ आती हूँ, वरना मैं 10 दिन मेरे लिए सज़ा से कम नहीं, समझे? गौरव बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, 4-5 दिन तो कट ही गए हैं, अब बस कुछ दिन की बात है। बस जो सोच कर आए हैं वे हो जाए तो दोबारा हमें यहाँ नहीं आना पड़ेगा। अब जल्दी से खाना लगाओ। नीमा बोली, जिस काम से गए थे वे काम हुआ कि नहीं? गौरव मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, धीरे धीरे बोलो, अभी नहीं, बाद में बात करूँगा। इतना कहकर सब खाने के लिए आंगन में बैठ गए। खाते वक्त गौरव का बेटा रोहन बोला, दादाजी मुझे नीचे बैठकर खाने में मज़ा नहीं आता, अगली बार एक डाइनिंग टेबल ले लीजिएगा, हम सब मिलकर बैठकर खाएंगे। सुजाता जी बोली, हाँ हाँ गौरव, हमारे पोते की जो भी इच्छा है वे पूरी होनी चाहिए। गौरव ने झट से बोला, माँ इसे पढ़ने विदेश जाने की इच्छा है, अब बताइए मैं कैसे पूरी करूँगा? कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? भुवन बाबू बोले, हमारे पोते की पढ़ाई में पैसा रुकावट बन रहा है, फिर हमारी संपत्ति का क्या फ़ायदा? आखिर इसे कितना पैसा चाहिए बताओ, हम देंगे। नीमा की आंखों लालच साफ साफ दिख रहा था। उसे लगा गांव आने का मकसद पूरा होने को है। नीमा झट से बोली, बाबूजी अब हमें हिसाब किताब तो लगाया नहीं है पर लाखों रुपए लग जाएंगे और आप तो अपने बेटे की कमाई जानते हैं, उन्होंने कौन सी ज़मीन और घर खरीद रखी है जिसे हम बेचकर इसके सपने पूरे करेंगे। सुजाता जी ने उम्मीद भरी नज़रों से भुवन बाबू को देखा और बोली, सुनो जी, हमारा पोता हमारे बुढ़ापे की कुंजी है, जब यही नहीं बनेगा तो संपत्ति का क्या काम आएगा? भुवन बाबू बोले, बेटा ज़मीन तो अभी बेच नहीं सकता क्योंकि जल्दीबाजी में लोग आने पौने दाम लगा देंगे। हमारे समय में पेंशन तो चलती नहीं थी पर रिटायरमेंट के वक्त अच्छी खासी रकम और आज तक की जमा पूंजी मेरे पास है, कुछ पैसे तुम इसकी पढ़ाई पर लगा दो।
गौरव बोला, पापा, पर वे तो आपके जीवन भर की कमाई है, बुढ़ापे में आपके काम आएगी, और मैंने तो आज तक आपको 1 रुपए दिए नहीं हैं, फिर आपसे कैसे ले सकता हूँ। नीमा ने गौरव का हाथ खींचते हुए बोली, पापा जी, इन्हें आपकी बहुत चिंता है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, पर अंदर ही अंदर अपने बेटे की चिंता में मर रहे हैं। आप चिंता क्यों करते हैं जी? जब पापा जी ने अपने पोते की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली है तो सब संभाल लेंगे। आप चलिए, निश्चित होकर सो जाइए, सुबह सभी कागज़ों पर दस्तखत करवा लीजिएगा, कहीं कुछ छूट ना जाए। नीमा के इशारों को गौरव तुरंत समझ गया और चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। नीमा सोच रही थी, आज तो इस गांव की गर्मी में भी बहुत अच्छी नींद आएगी। अंदर आते नीमा बोली, कितनी बार बोली हूँ, अच्छा बेटा बनने की बेकार कोशिश मत किया करो, कहीं उल्टा ना हो जाए। क्या हुआ, आप ज़मीन बेचने के लिए लोगों से बात करने गए थे, क्या कोई बात बनी? गौरव बोला, कुछ लोगों से बात तो किया हूँ कि जब भी पापा ज़मीन बेचने की बात करें तब मुझे खबर करें, मैं कुछ कम दाम में बेच दूंगा। बस एक समस्या है, अगर गरिमा बहन को कुछ पता चला तो वे बहुत बवाल खड़ा करेगी, ऊपर से उसका पति वकील है। नीमा बोली, ये नंद हमेशा गले की हड्डी क्यों बन जाती हैं? आप चिंता मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अरे, अपने परिवार और पैसों को संभालने से फुर्सत मिलेगी तब तो माँ बाप के पैसों को देखेंगी। अब आप आराम से सो जाओ और कल खाली चेक पर बाबूजी के साइन ले लेना। इतना कहकर दोनों निश्चित होकर सो गए। अगले दिन सुबह नीमा की बुआ सास सीमा जी को पास के गांव में रहती हैं जो आई थी। नीमा चाय लेकर आई तो सीमा जी बोली, क्या बात है बहू, आज सास ससुर से कुछ लेना है क्या? नीमा एक पल को हैरान हो गई कि इन्हें कैसे पता। सभी सीमा जी हंस कर बोली, अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों तुम तो रसोई में जाती नहीं हो, इस उम्र में भी बेचारी मेरी भाभी बनाकर तुम्हें खिलाती हैं। सुजाता जी बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, इस बार तो बहू ने मेरी बहुत मदद की है और पहली बार इतने दिन के लिए आई है तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है, और जहाँ तक लेन देन की बात है, सब कुछ तो इन्हीं लोगों का है, आखिर बुढ़ापे में सेवा भी तो यही लोग करेंगे। सीमा जी बोली, भाभी, भगवान करे आपका बेटा बहू आपकी सेवा करे, क्योंकि आज के ज़माने के बच्चे बहुत मतलबी होते हैं। जैसा आपने अम्मा और बाबूजी की सेवा की थी, मैं भी उतने नहीं कर पाती हूँ, फिर दूसरों की बात क्यों ही कहूँ। गौरव बहुत देर से मौका ढूंढ रहा था कि जल्दी से बुआ जी किनारे हों तो वे चेक पर साइन करवाएं। 2 दिन इंतज़ार में बीत गए। बुआ जी सुबह सुबह पड़ोसी के घर घूमने गई थी। गौरव जल्दी से चेक लेकर आया और भुवन बाबू से बोला, पापा जी, कल हमें निकलना है, आप अगर चेक पर साइन कर देते तो जाते ही आपके पोते को पढ़ने के लिए बाहर भिजवा दूंगा, और ये एक खाली कागज़ है जिसमें आवेदन पत्र लिखकर भेजना है, तो इस पर भी आप दस्तखत कर दीजिएगा। वे बोले, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, लाओ साइन कर देता हूँ। गौरव ने चेक और कागज़ आगे बढ़ाया। भुवन बाबू बोले, बेटा, तुमने इसमें पैसे तो भरे ही नहीं हैं, खाली चेक पर साइन करना खतरे से खाली नहीं है। आखिरकार गौरव ने उसमें 10 लाख भरना पड़ा। भुवन बाबू ने ध्यान नहीं दिया कि कागज़ भी कोरा है। जैसे ही उन्होंने साइन किया, उधर से सीमा जी आईं और बोली, भैया, ये किस चीज़ पर साइन कर रहे हो? गौरव ने बात बदली और बोला, बुआ जी, कल हम निकलने वाले हैं, अगर आप कहो तो जाते समय रास्ते में आपको भी आपके घर तक छोड़ देंगे। वे बोली, हाँ बेटा, अगर छोड़ दोगे तो तेरा भला होगा, वरना मुझे बस में धक्के खाकर जाना पड़ेगा। गौरव ने चैन की सांस ली। अगले दिन माँ की आंखें नम थीं। जल्दी लौट कर आता हूँ, ये कहकर गौरव परिवार के साथ शहर के लिए निकल गया। गौरव ने बड़ी ही चालाकी से चेक में 1 और 4 बना दिया था। वे जानता था कि माता पिता कुछ रोज बाद चारों धाम के लिए निकलने वाले हैं। जब जाकर उसने वे चेक बैंक में देने गया और देखते ही देखते मिनटों में भुवन बाबू के खाते से पैसे निकल गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बड़ी आसानी से पिता की कोरे कागज पर दस्तखत पर सबसे महंगी ज़मीन बेच दो। जब भुवन बाबू करीब 1 महीने के टूर से वापस गांव लौटे और किसी काम से बैंक में गए तो बैंक वालों ने कहा, आपके खाते में तो बस 10 लाख बचे हैं। आपका बहुत बड़ा दिल है, परंतु अपने पोते के लिए पूरे
जीवन भर की कमाई दे देना ये मुझे उचित नहीं लगा। भुवन बाबू ये सुनकर चौंक गए और सब समझ गए दूसरे के सामने क्या कहते कि उनके अपने बेटे छला है। चुपचाप घर लौट आए। अगले ही दिन जमीन का घपला भी उन्हें पता चला। उन्होंने सुजाता जी को कुछ भी नहीं बताया, पर अंदर ही अंदर वे बात उन्हें खाई जा रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। सुजाता जी को कुछ नहीं बताया ये सोचकर कि वे तो बर्दाश्त कर गए, पर सुजाता जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। धीरे धीरे भुवन जी की हालत खराब हो रही थी। सुजाता जी बेटे को फ़ोन करती तो बहू कहती कि वे व्यस्त हैं, आते ही बात करवाऊंगी। बेचारी बेटे के इंतज़ार में रहती। एक रोज़ सीमा जी भाई का हाल समाचार लेने आए। उन्होंने कहा, भाभी किस ज़माने में जी रही हो जो बेटे बहू से उम्मीद लगाए बैठे हो। ये कलयुग है जहाँ बच्चे अपने सुख के लिए माता पिता को भी त्याग देते हैं। आप सोच रही हैं कि आपका बेटा अपना सुख छोड़कर भाई की सेवा करने आएगा। सुजाता जी बोली, दीदी क्या मेरी उम्मीद लगाना गलत है। जिस बेटे और पोते के लिए अपनी पूंजी इन्होंने खुशी खुशी दे दी, तब उन्हें एक बार नहीं सोचा। आज इनकी ऐसी हालत है तो क्या बेटे से उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। वे बोली, भाभी आप गलत नहीं हैं, पर आप ये कैसे सोच सकती हैं जो आपने सास ससुर के लिए किया वे आपके बच्चे भी आपके लिए करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे अपने माता पिता के जैसे ही हो। वे समय बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। सुजाता जी ने गरिमा को पिता की खबर दी और कहा कि गौरव के पास जाने का 2 टिकट करवा दो। गरिमा बोली, माँ मैं चली आती हूँ, पर उन्होंने कहा नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो, हम चले जाएंगे। बेटी ने टिकट करवा दिया। भुवन बाबू बार बार सुजाता जी से कहते, मुझे वहाँ मत ले जाओ, ऐसा ना हो कि मेरा अंतिम सफ़र हो। सुजाता जी कहती, आपके मन में अगर कोई बात है तो मुझे साफ साफ बताइए, और नहीं तो मेरे साथ चलिए। भुवन बाबू सोचते, पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, पर माँ की आंखों से मैं ममता की पट्टी उतारना ही होगा। यही सोचकर वे उनके साथ शहर चले गए। गौरव अपने कुछ दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, बेटा धीरे से बोला, आपको क्या लगता है मैं अस्पताल खोल रखा है जो आप पापा को यहाँ लेकर आए। अरे माँ, खून पसीना एक करके बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा हूँ और अपने लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास समय नहीं है, आप कहिए तो कुछ पैसे दे देता हूँ और शाम की गाड़ी से आप लोग वापस चले जाइए। नीमा समझ गई कि उन्हें घपले का पता चल गया है। उन्होंने सभी मेहमानों को बहाने से भेज दिया। भुवन बाबू ने बड़ी हिम्मत की और बोले, देखा सुजाता, ये तुम्हारा बेटा है जिस पर तुम खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती हो। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपाई है। फिर भुवन बाबू ने सारी घटना सुजाता जी के सामने रख दी। ये सब सुनकर सुजाता जी के आंख भर आई। वे बोली, अपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इस चौखट पर आपको कभी नहीं लेकर आती। नीमा सामने आकर बोली, तो क्या हमने आपको बुलाया था यहाँ मरने के लिए, और आपके बेटे ने क्या गलत किया। अरे हम अपनी परेशानी आपको कई बार बता चुके थे, पर आपके हाथ से तो कुछ पैसे ही नहीं निकलता था। जब आपके मरने के बाद ये हमारा ही होगा तो हमने खुद ले लिया, तो क्या गलत किया। सुजाता जी ने एक जोर का थप्पड़ नीमा के गाल पर जड़ दिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता जैसे पति से ऊंची आवाज़ में बात करने की। गौरव बोला, माँ आप मेरे सामने मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकती हैं। सुजाता जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को जड़ दिया और बोली, जब मेरा ही पूत कपूत बन गया तो दूसरे घर की आई लड़की को क्या कहूँ। तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया वे तो कम है। तुम्हारा बेटा तुम्हें दर दर की ठोकर ना खिलाए तो मेरा नाम बदल देना। आज इस घर से आंसू बहाते हुए जा रही हूँ, पर तुम लोग खून के आंसू रोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। इतना कहकर सुजाता जी ने अपने पति को सहारा दिया और घर से निकल आए। रास्ते में उन्होंने गरिमा को फ़ोन किया और सारी बात बताई। सुजाता जी का दामाद वकील था। उस शहर में उसके कई जान पहचान के लोग थे। उन्होंने तुरंत अपने सास ससुर के लिए मदद भिजवाई और अगले ही दिन अपने साले के नाम एक नोटिस
भिजवाई। अगले ही दिन बेटे भी माँ बाप के पास पहुँच गई और सारी बात पता चली। जिसने उसके भाई से ज़मीन खरीदी थी उसके खिलाफ भी केस की। इधर जब गौरव को चारों तरफ से परेशानियों ने घेरा तो वे पत्नी के साथ गांव पहुंचा और अपनी माँ से बोला कोई माँ अपने बेटे को कोर्ट का नोटिस भिजवाती है। सुजाता जी बोली तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। एक तो अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी बोलते हो और पलट कर माँ बाप तो देखते ही नहीं हो। अपनी गलती मान लो और मेरे पैसे हमें वापस करो। मैं नहीं चाहती कोर्ट में तुम्हारा बेटा तुम्हारे इस रूप को देखकर खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो। गरिमा बोली शर्म नहीं आती अपने ही माँ बाप के साथ छल करते हो। आखिर तुम दोनों कैसे चैन से सो पाते हो? तुम्हें तो शर्म से काले कुएं में डूब जाना चाहिए। नीमा बोली अच्छा ताकि सारी संपत्ति आप हड़प लो। नंद रानी अपने पति के काले कोट का रोब हमें मत दिखाओ। गौरव की बहन ने एक जोरदार तमाचा नीमा के गाल पर जड़ दिया और बोली मैं तुम्हारी तरह चोरनी नहीं हूँ जो अपने पति का सहारा लो। मेरे माँ बाप के लिए मैं ही काफ़ी हूँ और एक शब्द अगर मेरे माँ बाप के खिलाफ कहा तो यहीं के यहीं तुम्हें गाड़ दूंगी। याद रखो भाभी लालच में कभी किसी का भला नहीं किया तो आपका भला क्या होगा। देखते ही देखते गांव की बहुत सारी महिलाएं वहां जमा हो गईं। जब सबने नीमा की हरकत देखी तो नीमा का चेहरा काले रंग से मल दिया। दोनों पति पत्नी बंधक बनाकर 2 दिन गांव में रखा गया। फिर सारे कागजात पर गौरव ने दस्तखत किए और अपनी गलती स्वीकार की। सुजाता जी बोली बेटा छोटी छोटी बातें ऐसे ही बड़ी नहीं होती। लालच उन्हें बड़ा कर देता है। आज से मैं यही समझ लूँगी कि मेरी सिर्फ एक बेटी है। तुम मेरे लिए अब मायने नहीं रखते। चले जाओ मेरे घर से। गौरव बोला आप अगर रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं तो यही सही। याद रखिए जब दोनों मर जाएंगे तब भी आपको मुख्य अग्नि देने भी नहीं आऊँगा। सुजाता जी बोली इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो जीते जी बेटा काम ना आए वे मरने के बाद मुख्य अग्नि दे या ना दे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम भी भूल जाना कि इस माँ ने तुम्हें जन्म दिया और इस पिता का कर्ज तुम पर मरते दम तक रहेगा। मुझे तो लगता है तुम्हें रात को नींद भी नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी लालच तुम्हें कभी सोने नहीं देगी। इस बार नीमा और गौरव को अपमान के सिवा उस घर से कुछ भी नहीं मिला। वक्त लगा भुवन बाबू की मेहनत की कमाई उसके पास आई और गौरव को जेल हुई। बेटी बोली माँ बेटा और दामाद एक जैसे ही होते हैं। अब क्या किया जाए। किसके मन में छल है या कोई नहीं जानता। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए पर आप हमारे साथ चलिए। मेरे घर में मत रहना उसी शहर में रहना ताकि नज़रे के सामने रह सको। सुजाता जी को बेटी का सुझाव पसंद आया। उन्होंने भुवन बाबू को मनाया और गांव की सारी ज़मीन पर सब बेच दिया। कुछ पैसे उन्होंने अपने पोते के नाम कर दिया ताकि पिता के किए की सज़ा उन्हें ना मिले और सभी पैसे बेटी के नाम कर दिया जो उनके लिए हमेशा खड़ी रही। शहर में एक छोटा सा मकान लिया उसमें बड़े आराम से रहते हैं। भुवन बाबू को अच्छे से इलाज हुआ। बेटी ने घर में 2 नौकर लगवाए जिसका खर्च कोई और नहीं भुवन बाबू उठाते थे। बीच बीच में बेटी दामाद मिलने आते थे। इससे ज़्यादा एक बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए। जिस बेटे को जीवन में कोई कमी नहीं हुई वो आगे भी नहीं होती पर उसने तो अपनी किस्मत को खुद ही धोखा दिया। माता पिता ने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ लिए। अपने ही पैसों से वे अपनी देखभाल करते थे क्योंकि वे किसी पर बोझ नहीं। वे तो बस अपनों का साथ चाहते थे। तो क्या गलत चाहते थे दोस्तों। कई बार लालच में आकर कुछ बच्चे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। माँ बाप ने जितना बच्चों के लिए किया उतना तो उन्हें करना भी नहीं पड़ता। बस थोड़ी ईमानदारी और अपनापन रखें तो रिश्ते कभी नहीं बिगड़ते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।